हाय एवरीवन, आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल थिंकर्स को। तो आखिर कौन कौन से हैं एजुकेशनल थिंकर्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ के साथ उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ यहाँ से आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बीएड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं रिगार्डिंग रियलिज्म। ओके, आपको पता होना चाहिए जब हम रियलिज्म की बात कर रहे हैं, रियलिज्म से कौन कनेक्टेड है, रियलिज्म की बात किसने की है। आइडियलिज्म से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि विच वन इज आइडियलिज्म, आइडियलिस्ट थिंकर, विच वन इज रियलिस्ट थिंकर। ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली एग्जाम में देखे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे एजुकेशनल थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में हम सारे एजुकेशनल थिंकर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब हम एजुकेशनल थिंकर्स की बात कर रहे हैं तो हम वेस्टर्न की भी बात करेंगे और साथ के साथ इंडियंस की भी बात करने वाले हैं। तो वेस्टर्न थिंकर में हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंकर आ जाते हैं जिनको हम आइडियलिस्ट कंसिडर करते हैं। तो आइडियलिज्म का मतलब क्या है, रियलिज्म का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है, रियलिज्म का मतलब क्या होता है। आइडियलिज्म का सिंपल मतलब ये है, आइडियलिज्म का मतलब क्या है। तो आइडियलिज्म का मतलब कि एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा थिंकर जिसके अकॉर्डिंग आइडिया इज एवरीथिंग, आइडिया इज सुपीरियर। ओके, यानी कि आप जो सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहे हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो सकते हैं, वो आइडिया सबसे सुपीरियर है और ये पूरी दुनिया इस आइडिया के भरोसे ही चल रही है। इस आइडिया के ऊपर ही पूरी दुनिया, ये सारी चीजें डिपेंडेंट है। तो आइडियलिज्म हम उसे ही कहते हैं। तो आइडियलिज्म की जब भी बात हो रही है तो वहां पर प्लेटो की बात होती है। तो प्लेटो को आइडियलिस्ट थिंकर कंसिडर किया जाता है बिकॉज प्लेटो यूज्ड टू बिलीव कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आइडिया आया, आइडिया के बाद धीरे धीरे करके उसी आइडिया को इमिटेट करके लोगों ने चीजें बनाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज हम बात करें हैं, आपको पता है सोशल मीडिया कितना अच्छे से हम यूज करते हैं सोशल मीडिया का। तो अगर सोशल मीडिया की बात करें हैं तो आपको पता है कि सोशल मीडिया फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो सबसे पहले बनाया है किसने। ये जो डिजिटलाइजेशन आया है तो ये आया कहां से, किसी ना किसी ने सबसे पहले सोचा होगा फेसबुक जैसी चीज होनी चाहिए जहां पर लोग ग्लोबली लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। तो फेसबुक के बारे में पहले किसी को आइडिया आया, उस आइडिया को डेवलप करने के बाद एक्चुअल में टेक्नोलॉजी बिल्ड की सारी चीजें, वेबसाइट वगैरह बनाने के बाद हम क्या है, आज हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आया, आइडिया आया। तो आइडियलिस्ट थिंकर का मतलब होता है कि जो भी ऐसा थिंकर है जो ये सोचता है कि आइडिया सबसे पहले आया है और आइडिया इज द सुपीरियर थिंग, आइडिया सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊपर आइडिया है। ओके, रियलिटी किसके ऊपर बेस्ड है, आइडिया के ऊपर रियलिटी बेस्ड है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आइडियलिस्ट थिंकर कहते हैं। और जब हम आइडियलिस्ट थिंकर की बात करें तो वहां पर प्लेटो खुद ब खुद आ जाते हैं। प्लेटो इज इंपॉर्टेंट फॉर आइडियलिस्ट। ओके, एक सेकेंड। प्लेटो इंपॉर्टेंट है, आइडियलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है और प्लेटो को वन ऑफ द एजुकेशनल थिंकर्स में भी इनको कंसिडर किया जाता है। एजुकेशन फॉर ट्रुथ, इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन हमें लेनी चाहिए, लेकिन किसके लिए, ट्रुथ के लिए, फॉर गुडनेस, फॉर डेवलपमेंट। और कौन सी डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट के लिए, ब्यूटी की बात, ब्यूटी यहां पर सुंदरता की बात नहीं की जा रही है, ब्यूटी इज इक्वल टू में माइंड की ब्यूटी की बात की जा रही है, माइंड की ब्यूटी की बात यहां पर की है। फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट प्लेटो का काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा फेमस इसलिए फिलोसोफर किंग, यानी कि इनके अकॉर्डिंग सबसे सुपीरियर पता है क्या था, सबसे सुपीरियर इज आइडिया। और वो आइडिया एक ऐसा अनोखा आइडिया जो कि सोसाइटी को डेवलप करेगा, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, वो किसको आएगा, वो एक फिलोसोफर किंग को आएगा और वही फिलोसोफर किंग इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो प्लेटो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर थे। और प्लेटो कहां से आते हैं, प्लेटो वेस्टर्न थिंकर में इंक्लूड है। ओके, प्लेटो को हम वेस्टर्न थिंकर्स में पढ़ते हैं। ओके, वेस्टर्न थिंकर्स में हम प्लेटो को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट थिंकर की बात करें हैं तो अगेन हमारे वेस्टर्न थिंकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट
आते हैं, दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की जब हम बात करें तो एरिस्टोटल किससे कनेक्टेड है? एरिस्टोटल रियलिज्म से कनेक्टेड है। रियलिज्म का मतलब क्या होता है? रियलिज्म अपोजिट है आइडियलिज्म से। और एक और मैं आपको एक और चीज यहाँ पर जो शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि प्लेटो के टीचर कौन थे? प्लेटो के टीचर आ जाते हैं सोक्रेटिस। ठीक है, सोक्रेटिस प्लेटो के टीचर थे। प्लेटो खुद एरिस्टोटल के टीचर थे। ठीक है, प्लेटो खुद एरिस्टोटल के टीचर थे। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। एरिस्टोटल के टीचर प्लेटो थे, प्लेटो के टीचर सोक्रेटिस थे, और इन सभी के आइडियाज, प्लेटो और सोक्रेटिस के आइडिया थोड़े सिमिलर थे, इन दोनों के आइडिया सिमिलर थे, लेकिन ऑल्दो दूसरे साइड इन दोनों के आइडिया बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे। एरिस्टोटल हालांकि वो स्टूडेंट थे प्लेटो के, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने अलग एक थॉट प्रोसेस बनाया, एक अलग पाथ बनाकर उन्होंने आगे बढ़ा। ओके, तो एरिस्टोटल किसमें बिलीव करते थे? एरिस्टोटल रियलिज्म में बिलीव करते थे, नॉट आइडियलिज्म में। रियलिज्म का मतलब क्या होता है? रियलिज्म का मतलब इज रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके ऊपर एरिस्टोटल बिलीव करते थे। अच्छा, वो क्या होता है? रियलिज्म का मतलब क्या है? आइडियलिज्म में जहां पर हम सोचते हैं कि आइडियलिज्म का मतलब क्या है, यानी दुनिया में जो भी यूनिवर्स में जो भी चीजें फिजिकली मौजूद हैं, जितने भी यूनिवर्स में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, कुछ भी चीजें मौजूद है, वो सारी की सारी क्या है? हमारी आइडिया की इमिटेशन है, आइडिया की नकल करके उनको बनाया गया है। ओके, वो क्या कहलाता है? हमारा आइडियलिज्म कहलाता है। दूसरे साइड हम बात करें हैं रियलिज्म की, तो रियलिज्म के लिए प्लेटो के अगेंस्ट जाकर बात करते हैं एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल कहते हैं रियलिज्म दैट मीन्स रियलिटी, यानी रियलिटी से ही सारी चीजें बनी हुई है, जिन्हें हम रियलिज्म कहते हैं। रियल वर्ल्ड इज दी रियल वर्ल्ड, वहां पर कुछ भी नकल करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो रियलिज्म के थिंकर कौन आते हैं? एरिस्टोटल आते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, जैसे प्लेटो सोचते हैं कि एजुकेशन किस लिए? मोरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, लेकिन एरिस्टोटल बोलते थे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि अभी रियलिटी में जो चीजें, क्या चीजें जरूरत है, रियलिटी में क्या करना है। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। एरिस्टोटल और प्लेटो, इन दोनों के बीच में बहुत सारे हम देखेंगे कि इनके ओपिनियंस, बहुत सारे ऐसे ओपिनियंस है जो कि अलग है, और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपको इतना इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में हम इसे पढ़ते हैं, साथ के साथ हम इंग्लिश लिटरेचर में भी हम पढ़ते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाती हूँ जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को, तो बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ में हमें सारी के सारे कंसेप्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। मैं इनके कुछ वर्क्स बता देती हूँ कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने लिखे हैं। तो जब हम प्लेटो की बात करें, प्लेटो ने काफी फेमस वर्क लिखा है रिपब्लिक। ओके, प्लेटो ने काफी फेमस, प्लेटो का वर्क है रिपब्लिक, जिसको प्लेटो का आइडियलिस्ट स्टेट भी कंसिडर किया जाता है। आइडियलिस्ट स्टेट और यूटोपिया वर्क कंसिडर किया जाता है। आइडियलिस्ट स्टेट यानी कि जो हम एक ऐसे सिटी की बात करें, एक ऐसे आइडियलिस्ट सिटी की बात करें जो कि रियल लाइफ में हो नहीं सकता, लेकिन स्टिल हम वो बनाना चाहते हैं, सोसाइटी में ऐसी सिटी लेकर आना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप ये इमेजिन करो कि एक ऐसी दुनिया है जहां पर कोई भी करप्शन नहीं है, सभी को बेसिक नीड जितनी भी है वो सारी फुलफिल हो रही है, और कोई करप्शन नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड एन यूटोपियन सिटी। तो रिपब्लिक एक यूटोपियन सिटी है, एक आइडियलिस्ट सिटी है जो कि प्लेटो की है, और प्लेटो ने फेमस वर्क लिखा है अपना रिपब्लिक। इसी तरीके से एरिस्टोटल का भी एक फेमस वर्क आता है जिसका नाम है पोएटिक्स। ओके, एरिस्टोटल का फेमस वर्क है पोएटिक्स, एंड प्लेटो का फेमस वर्क है रिपब्लिक। दोनों के वर्क्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, और क्या चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं बीएड में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रियलिज्म, आइडियलिज्म इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक और कंसेप्ट आ जाता है हमारा जिसे हम कहते हैं प्रेगमेंटिज्म। ओके, प्रेगमेंटिज्म जो कि किसने दिया था? जॉन ड्यू ने ये कंसेप्ट दिया था। इन्होंने फेमस वर्क, इनका फेमस वर्क है ऑन एजुकेशन। ओके, इनका फेमस वर्क है जो कि मैंने यहाँ पर फोटो भी लगी है, आपको आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑन एजुकेशन इन्होंने फेमस वर्क लिखा था, जिसके अंदर इन्होंने प्रेगमेंटिज्म की बात की थी। यथार्थवादी आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। लर्निंग बाय डूइंग,
ओके जैसे कि रियलिज्म में हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन हमें कहाँ से सीखने के लिए मिलता है, जो रियलिटी में, जो रियल लाइफ में हमारी चीजें होती हैं, जो इंसिडेंट होते हैं, वहां से हमें सीखने के लिए मिलता है रियलिज्म। आइडियलिज्म हमारे जो आइडिया होते हैं उससे ही हमें चीजें सीखने के लिए मिलती है, आइडियलिज्म। अब ये प्रेगमेंटिज्म क्या है? प्रेगमेंटिज्म ये बात करता है, यहाँ पर प्रेगमेंटिज्म बात करता है कि किस तरीके से हम जो चीजें लर्न, हमें कहाँ से लर्न कर पाते हैं, बाय डूइंग। ओके, बाय डूइंग यानी कि आप देखोगे कि कोई सा भी ऐसा कंसेप्ट है जो कि आप प्रैक्टिकली कर रहे हो। आप बहुत सारे यूट्यूब पर देख लो कि खाना कैसे बनाना है, खाना कैसे बनाना है, लेकिन जब तक आप इन रियल लाइफ देखोगे नहीं, आप बनाओगे नहीं प्रैक्टिकली, आपको नहीं बनाना आएगा। आप यहाँ पर आकर पढ़ रहे हो, बनाकर लेक्चर देखकर चले जा रहे हो, लेकिन जब तक आप इन रियल लाइफ आप टेस्ट नहीं दोगे, आप नोट्स नहीं बनाओगे, डूइंग जब तक कुछ भी करोगे नहीं, तब तक आपको लर्निंग आप तक नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कौन से मेथड की बात की जा रही है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की बात इन्होंने की है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की इन्होंने बात की है, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन की बात इन्होंने की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना जब हम प्रेगमेंटिज्म की बात कर रहे हैं तो वहां पर किसका कंसेप्ट आता है, इनका कंसेप्ट आता है। ओके इसके अलावा ये एक फिलोसफर थे, इन्होंने वर्क लिखा है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज सेंटर्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल learning where students learn by doing and actively engaging in meaningful real world experience। यानी कि हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है, हम उन्हीं एक्सपीरियंस से क्या करते हैं, हम उन्हीं एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। कहते हैं ना अक्सर कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो लाइफ में उतार चढ़ाव तो आपको देखने पड़ेंगे, अगर गिरोगे तभी आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो गिरोगे तभी सीखने के लिए मिलेगा, ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि तभी आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके तो इन्होंने बोला कि मेमोराइजेशन से कुछ नहीं होगा, रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होगा, हमें किसके ऊपर फोकस करना है, मेमोराइजेशन के ऊपर नहीं, बल्कि हमें प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट थिंकर आते हैं जीन जैक्स रूसो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वेस्टर्न थिंकर है, इन्होंने कंसेप्ट दिया है नेचुरलिज्म का। ओके इनका कंसेप्ट आता है नेचुरलिज्म का, चाइल्ड इज इनएटली गुड और एजुकेशन शुड फॉलो नेचर। प्रकृतिवाद का नेचर इन्होंने ये फिलॉसफी दी है। और रूसो एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर में एक इंपॉर्टेंट थिंकर हम इन्हें कंसिडर करते हैं, और इनका कंसेप्ट आता है नेचुरलिज्म का। ये कहते हैं कि जो नेचर है, नेचुरली बच्चों को बहुत सारी नॉलेज होती है। ओके जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, नेचुरली बच्चों के जब बच्चा बॉर्न होता है तो साथ के साथ उसको बहुत सारी नॉलेज उसके अंदर इनएट होकर आती है, यानी कि उसका ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज उसे मिलती है बच्चे को। तो ये बात किसने की है? ये इन्होंने की है। और याद रखो कि ये नेचुरलिज्म की जब हम बात करें तो जीन जैक्स रूसो आ जाते हैं नेचुरलिज्म के लिए। इसके अलावा भी इनके कई सारे कंसेप्ट जो कि आपको टू द पॉइंट याद रखने की जरूरत है। नेचुरलिज्म की जब हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि नेचर क्या है, यानी कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। कहते हैं ना कि जहां जैसे आपके दोस्त हैं वैसे ही आप होगे, जहां पर रहना सहना जो देखोगे वही आप चीजें करोगे। तो यानी कि हम अपनी लाइफ में जो भी चीजें लर्न करते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, हमारे आसपास के नेचर से उनको लर्न करते हैं। ओके तो नेचुरलिज्म इज दिस वन। नेक्स्ट आता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करते हैं, जस्ट लाइक हमने पहले पढ़ा था चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है, यानी कि बच्चा है और बच्चा ही क्या है, पूरी तरीके से लर्निंग में पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, यहाँ पर चाइल्ड खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब हम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हमारे दो तरीके की लर्निंग होती है। कौन कौन सी लर्निंग होती है हमारी? एक हो जाती है, एक सेकेंड मैं दूसरे पेज पर आपको समझाती हूँ। तो जब हम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो एक आ जाता है हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड, है ना, टीचर सेंटर मेथड आ जाता है। और इस मेथड के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जब पूरी तरीके से एक्टिवली कौन पार्टिसिपेट करता है, टीचर यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ वो टीचर जो भी नॉलेज दे रही है उसको लेने का काम करती है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट तो कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट कर रहे हो।
ओके आप क्या कर रहे हो, आप 10 जगह यू नो आप देखोगे कि कहाँ से हमें पढ़ना है, कहाँ से हमें मॉक टेस्ट लगा ले, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें मिल जाए, तो आप खुद से ज्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हो। तो ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंट्रिक मेथड, है ना। ये हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। और टीचर सेंट्रिक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जब टीचर अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट पुट करिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए और बच्चा जो है वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लो, एग्जाम्पल में जो भी बच्चे होते हैं नर्सरी से लेकर ओके तो यूकेजी से बोले या नर्सरी से बोले बच्चे 5th क्लास तक मान लो, 5th 6th क्लास तक, इवन 8th 9th क्लास तक भी बच्चों को ज्यादा वो नहीं होता। पेरेंट्स पीटते हैं, टीचर्स पीट पीट के उन्हें पढ़ाती है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। लेकिन अभी आपको कोई मार रहा है, आपके घर वाले आपको मार रहे हैं, आपके मम्मी पापा मार रहे हैं, आपके दोस्त मार रहे हैं, आपके टीचर मार रहे हैं, कोई नहीं मार रहा, लेकिन आपको खुद ब खुद टेंशन है, अपने फ्यूचर की टेंशन है, तब जाकर आप खुद ब खुद पढ़ रहे हो। तो जब टीचर क्या है यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, एक ऐसा यू नो एजुकेशन है जहां पर टीचर ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, उसे हम टीचर सेंट्रिक बोलते हैं। लेकिन जब लर्नर ज्यादा पार्टिसिपेट करता है तो उसे हम लर्नर सेंट्रिक मेथड बोलते हैं। ओके लर्नर सेंट्रिक मेथड कहते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पर बार बार हम देख रहे हैं कि चाइल्ड सेंट्रिक की बात की गई है। तो जीन जैक्स रूसो का कंसेप्ट कहता है कि एक ऐसा लर्निंग होना चाहिए जहां पर चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग होनी चाहिए। ओके यानी कि बच्चा खुद ब खुद उसमें क्या है इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा है, खुद से ही वो एफर्ट्स पुट कर रहा है, जिससे कि बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। ऑफ कोर्स एक तरफ टीचर आपको मार मार कर पढ़ा रही है और दूसरी तरफ बच्चा खुद इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो कहां पर ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ऑफ कोर्स वो उसे ज्यादा समझ में वहां आएगा जहां पर वो खुद से सामने से एफर्ट्स पुट कर रहा है। ओके तो वहां पर इंटरेस्ट आता है बच्चे को पढ़ने में। तो ये क्या कहलाता है, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कहलाता है। तीसरी ये बात करते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन की। एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन का मतलब क्या है, यानी कि हम अपने सेंसरी ऑर्गन से हम अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है, उन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू हमें एजुकेशन मिलती है। तो एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन ये कहलाता है हमारा। एक बार जरा मैं लीड कर देती हूँ। लर्निंग शुड हैपन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। लर्निंग कहाँ से होनी चाहिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से नॉलेज मिलनी चाहिए। सेंसरी इनपुट होना चाहिए। सेंसरी इनपुट का मतलब क्या है, यानी कि हमारे जो सेंसेस हैं वो कैसे वर्क करती हैं। हमारे 5 सेंसेस होती है, कौन कौन सी, आईज, ईयर, नोज और टंग है और साथ के साथ टच है। ओके ये सारे के सारे क्या है, हमारे सेंसेस हैं। हर एक सेंस से हम कुछ ना कुछ पता कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर कोई चीज गर्म है, हम टच करेंगे, वी विल टच एंड वी विल फील इट कि ये ठंडा है, गर्म है, क्या है क्या नहीं है। आंखों से देख रहे हैं और रीड कर सकते हैं, रीडिंग लगा सकते हैं। कोई हमें कुछ लेक्चर दे रहा है, हम सुन सकते हैं बिकॉज वी हैव ईयर्स। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो कि हम गेन करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से। साथ के साथ नॉलेज मिलती नहीं है, बल्कि नॉलेज को हम ऑब्जर्व भी करते हैं इन्हीं सेंसेस के थ्रू। ओके इन्हीं सेंसेस के थ्रू हम नॉलेज को ऑब्जर्व भी करते हैं। तो इन्होंने बोला कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन शुड बी एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन जहां पर बच्चे को ज्यादा सीखने के लिए मिलता है। ओके तो ये आ जाते हैं इनके कंसेप्ट। इसके अलावा और कौन आ जाते हैं, अगर मैं इंडियन थिंकर की बात करूं तो इंडियन थिंकर में सबसे पहले आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको इनका नाम याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये हमारे इंडियन थिंकर्स में आते हैं। ओके रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर पहले पर्सन थे इंडिया से और पूरे नॉन यूरोपियन में से फर्स्ट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर। इनका फेमस वर्क कौन सा है, आप सभी ने पढ़ा होगा। इन्होंने फेमस वर्क लिखा है गीतांजलि। ओके तो गीतांजलि वर्क, जिसको इन इंग्लिश हम सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग्स बोलते हैं, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कलेक्शन ऑफ वर्क लिखा था, उसी के लिए कलेक्शन ऑफ पोएट्री के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो पहले नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ना सिर्फ फर्स्ट इंडियन बल्कि साथ के साथ
पहले नॉन यूरोपियन, पहला पर्सन जिसको एशिया से जिसको नोबेल प्राइज मिल रहा था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन में भी इम्पॉर्टेंट है। शांति निकेतन का आपने नाम सुना होगा, तो मैंने यहाँ पर पिक्चर भी पोस्ट की है शांति निकेतन की। इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन स्वतंत्रता के साथ, फ्रीडम के साथ, क्रिएटिविटी के साथ होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के साथ एजुकेशन होनी चाहिए। ओके, इनके अकॉर्डिंग ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंकर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट थिंकर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि है महात्मा गांधी। ओके, तो आपके क्या थॉट्स हैं महात्मा गांधी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मैं देखती हूँ कि महात्मा गांधी को बहुत हमारी इंडिया के अंदर महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन तो बोला जाता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि महात्मा गांधी के हेटर्स हैं और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के लवर्स भी हैं। तो आपको क्या लगता है, नीचे यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताओ। ओके, कि आपको क्या लगता है महात्मा गांधी ने जो भी किया है, और अगर नॉलेज है, पूरी नॉलेज है तभी बताना। ओके, पूरी नॉलेज है तभी बताना, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं इनके रिगार्डिंग। लोगों को आधी नॉलेज होती है, आधी अधूरी नॉलेज के बेस पर वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। अगर पूरी नॉलेज है तो उसके बाद आप बताना कि आपके क्या थॉट प्रोसेस है इनको लेकर। तो महात्मा गांधी की जब हम बात करें, महात्मा गांधी ने इंडिया के अंदर एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर क्या आए थे, इंडिया के अंदर यूरोपियंस आ गए थे, ब्रिटिशर्स आ गए थे, और उन्होंने 1600 में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी को आकर स्टेब्लिश कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर लेकर आ गए थे, और धीरे धीरे करके उन्होंने 18 सेंचुरी 18-19 सेंचुरी की बात है, अर्ली 19 सेंचुरी में उन्होंने एक चार्टर्ड एक्ट लेकर आए थे। 1830s के टाइम पर चार्टर्ड एक्ट लेकर आए थे। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो 1830s में क्या आया था, चार्टर्ड एक्ट आया था। और इस चार्टर्ड एक्ट के अंदर क्या किया था, इस चार्टर्ड एक्ट के अंदर फाइनली ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू एजुकेशन में हम इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, इन्होंने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए तब के टाइम पर, ये सोचो तब के टाइम पर इन्होंने स्पेंड किए थे 1 लाख रुपीस। ओके, 1 लाख रुपए इन्होंने स्पेंड किए थे तब। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली 19 सेंचुरी। तो तब इन्होंने 1 लाख रुपए बहुत होते थे उस टाइम पर, करोड़ के बराबर होते थे। ओके, तो 1 लाख रुपए इन्होंने स्पेंड करने का सोचा कि हम इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर, इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए और एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए वी आर गोइंग टू स्पेंड 1 लाख रुपीज ऑन इंग्लिश एजुकेशन। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हम क्रिश्चियन मिशनरीज को भी बुलाएंगे। ओके, क्रिश्चियन मिशनरीज क्या काम करेंगी, क्रिश्चियन मिशनरी को भी बुलाएंगे, इंडिया के अंदर उनकी फुल एंट्री दी जाएगी। और ये क्या काम करेंगे, ये क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पर इंडिया के अंदर ये क्रिश्चियनिटी को फैलाने का काम करेगी। साथ के साथ चर्च को ओपन करना क्रिश्चियन मिशनरीज का काम होगा। लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना, बाइबल के बारे में बताना, लोगों को कन्वर्ट करवाना, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाना, बहलाकर फुसलाकर कैसे भी करवाना, लोगों को इंग्लिश के बारे में बताना। तो ये सारी की सारी चीजें कौन करेगा, ये सारा जिम्मा थोप दिया गया था इन क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर। ओके, अब जब सारा जिम्मा थोप दिया गया क्रिश्चियन मिशनरीज ने, एग्जैक्टली उनके कहने पर जो भी चीजें हुई, आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया के लोग खुद ब खुद लड़ रहे हैं। इंडिया के लोग बहुत सारे उस टाइम पर कन्वर्ट भी हो गए थे, क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो गए थे उस टाइम पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे जो इंडिया के अंदर एजुकेशन है उसकी शुरुआत कैसे हुई। हालांकि इंडिया के अंदर एजुकेशन में बात भी उन्होंने की थी, ब्रिटिशर्स ने बात की थी कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इवन जो वुमेन है उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो पुअर फैमिली है उनके बच्चों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये था कि इसी के पीछे वो क्या कर रहे थे, अपनी पावर को एजुकेशन के थ्रू वो क्या है, अपनी पावर को कंट्रोल करना चाहते थे। तो अब देखेंगे कि हम 1830s में
चार्टर्ड एक्ट आया, उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे एक्ट आए थे एजुकेशन के अंदर, जहां पर बात की गई थी, पहले कोई बोल रहा है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ इंग्लिश लैंग्वेज को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और बच्चों को हम शुरू से ही इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे। कोई कहता है नहीं, हम फर्स्ट क्लास से इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई कहेगा कि नहीं, 6th क्लास से हम इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग क्या है, प्लान्स आते गए, अलग अलग कमीशन बनते गए, और उनके अकॉर्डिंग जो जो बोल रहा है कि कोई कह रहा है फर्स्ट क्लास से करेंगे, कोई कह रहा है कि हम 5th क्लास से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये सारी चीजें चलती रह गई आगे तक। अब बात आती है बेसिक एजुकेशन की। तो बेसिक एजुकेशन जिसे हम नई तालीम कहते हैं, ये एक ऐसा एजुकेशन रिफॉर्म था जिसकी बात किसने की थी, महात्मा गांधी ने इसकी बात की थी। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नई तालीम, महात्मा गांधी ने इसकी बात की थी। अब जरा नई तालीम के बारे में बात करते हैं। नई तालीम जो कि 1937 में नई तालीम, जिसे हम बेसिक एजुकेशन बोलते हैं, यहाँ पर महात्मा गांधी ने बोला कि अभी वी नीड टू डू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि हम एजुकेशन को फ्री में करेंगे और साथ के साथ कंपल्सरी कर देंगे कि सभी बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करना कंपल्सरी होगा। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने बोला मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, यानी कि जो पढ़ाएंगे मदर टंग में पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे को अगर बचपन से ही तुम इंग्लिश में पढ़ा दोगे, बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। तो जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसमें ही बच्चों को सिखाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी ने इस चीज में दिया था। और इसके साथ ही ये जो इन्होंने चीजें बोली थी, ये चीजें इन्होंने कहां पर बोली थी, इन्होंने अपने न्यूज़पेपर था एक, ठीक है, न्यूज़पेपर में ये सीरियलाइज करवाया गया था इन शब्दों को, और न्यूज़पेपर का नाम था हरिजन न्यूज़पेपर। ओके, इसके बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन वर्धा ऑन October 22 and 23rd 1937, यहाँ पर इन्होंने क्या है, ये प्रपोजल महात्मा गांधी ने अपनी साइड से लिखा, अपनी साइड से पुट किया कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, साथ के साथ एजुकेशन में जो प्राइमरी स्कूल से ही क्या है, मदर टंग से इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को ना इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने ये अपना प्रपोजल रखा इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि वर्धा में हुआ था, और इसी कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सेप्ट किया गया और आगे चलकर बेसिक एजुकेशन को नाम दिया गया वर्धा कमीशन। ओके, वर्धा स्कीम या वर्धा कमीशन, इनको नाम दिया गया था, इनके कमीशन को। ओके, तो ये हम देख सकते हैं महात्मा गांधी का योगदान रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट योगदान है एजुकेशन की फील्ड में, जो कि महात्मा गांधी ने अपनी साइड से पुट किया था। नेक्स्ट आते हैं स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद भी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग, इन्होंने बात की एजुकेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि चित्रण निर्माण की इन्होंने बात की। इन्होंने बोला एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर क्या किया जाए, जहां पर जो चीजें हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, परफेक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, एजुकेशन से हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर ये आ जाते हैं। इसके अलावा और कौन इंपॉर्टेंट है, ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आते हैं BF स्किनर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, मल्टीपल टाइम्स इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि बिहेवियरिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, तो बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कभी डॉग को देखा होगा, तो डॉग को आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, आपने खाना रख दिया डॉग के सामने, तो डॉग को खाने देखकर डॉग का क्या आएगा, सलाइवा आएगा, डॉग के मुंह में क्या आएगा, सलाइवा आएगा खाने को देखकर। अब क्या किया आपने, कुछ टाइम बाद आपने इसको चेंज किया और पहले आपने विसल बजाई, आप लोगों ने पहले सीटी बजाई, सीटी बजाने के बाद जब डॉग आया तो उसका क्या है, सलाइवा नहीं आया, क्योंकि उसे नहीं पता खाना मिलने वाला है। तो आपने क्या किया, सीटी बजाकर डॉग को खाना दिया।
सीटी बजाकर जब डॉग को खाना दोगे तो अगेन उसके सलाइवा आएगा। अब ऐसा आपने 2 बार 3 बार आपने ऐसा रिपीट किया, अब डॉग को पता चल चुका है, डॉग यहाँ पर सीटी को, जो विसल है और जो खाना है, उसको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर चुका है, जिसकी वजह से अभी डॉग क्या कर रहा है, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर चुका है। अब तुम चाहे डॉग के सामने खाना रखो ना रखो, जैसे ही तुम सीटी बजाओगे तुरंत डॉग आ जाएगा और वो क्या है, उसके सलाइवा निकलेगा, ओके, सलाइवा आएगा। और दिस इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का मतलब क्या होता है कि हम अपना बिहेवियर कैसे चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने बिहेवियर को कैसे ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, ये यहाँ पर बात की गई है इस कंसेप्ट के अंदर। ओके, तो याद रखना बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने ये कंसेप्ट दिया है, जहां पर ये बात करें हैं कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग की इन्होंने बात की है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात की है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी कि आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा क्लास में, ऐसा हुआ कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, आप लोगों को वो आंसर आता था और आप लोगों ने क्या किया, आपने उसका आंसर दिया, और आंसर देने के बाद मैंने आप सभी को एक एक चॉकलेट पकड़ा दी, या फिर जो भी फर्स्ट आया उसको मैंने एक चॉकलेट दे दी। तो दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट, क्योंकि जब मैं अपनी साइड से, टीचर आपको क्या है, तारीफ कर रहा है आपकी, या फिर टीचर आपको क्या है, आपको हिम्मत दे रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रीइंफोर्समेंट कहलाता है, जिससे कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और बच्चा नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छे से क्या है, और अच्छा परफॉर्म करना चाहेगा। दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। अक्सर पहले क्या होता था, क्लास में ऐसा होता था ना, स्कूल में आप देखोगे कि किस तरीके से टीचर पढ़ा रही है और टेस्ट लिया जाता था, टेस्ट हुआ, जहां पर जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे तो उनको क्या किया जाता था, उनकी तारीफें होती थी कि ये तो सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। और जब टीचर टेस्ट ले रही है और टेस्ट हो गया है, और जब टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर अगर टीचर बता रही है कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, तब कितनी इंसल्ट होती थी ना, कि अरे यार हमारे तो कम मार्क्स आए हैं। लेकिन वहीं पर ही आपके अगर ज्यादा मार्क्स आए हैं और टीचर ऐसे बता रही है 20 में से 18 मार्क्स आए हैं, 19 मार्क्स आए हैं, तो कितनी तारीफ, ऐसा लगता था कि अरे आज तो हम हवा में उड़ गए। तो दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। ओके, ये कंसेप्ट बीएफ स्किनर ने दिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, जीन पिएजेंट का कंसेप्ट आता है, और इन्होंने दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस इन्होंने दी हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है, ये होता है संज्ञानात्मक विकास, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है ये। ओके, ये हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद रखना है कि कंसेप्ट किसने दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड या तो ये था, हमने जो भी कंसेप्ट आज की क्लास में डिस्कस किए, आई होप कि सभी को समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरह पढ़ना चाहते हैं और बीएड एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो, ये मेरी मेल आईडी है sudha.maurya@ada247.com पर आप मेल कर सकते हो। और बैच में, बीएड के बैच में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हो कूपन कोड SM30 यूज करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप सिंपली यूज कर सकते हो। ओके, और आप कैसे साइट पे विजिट कर सकते हो हमारे बैच को, तो बैच में जाने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 आपको सर्च करना होगा। आप पहुंच जाओगे हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाना है, यहाँ पर आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम सर्च करना है, देन उसके बाद CUET PG पर जाओ, या फिर आप डायरेक्टली बीएड भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। CUET PG में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको देखना है CUET PG बीएड का बैच। ओके, तो CUET PG बीएड आपको यहीं पर ही नजर आ रहा है, और ये है हमारे CUET PG के बैचेस जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको निर्वाणा बैच में एनरोल करने के लिए क्लिक करना है, बाय नाउ पर क्लिक कर देना। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा।
ओके अभी प्राइस हाई है और अभी देखो कूपन अप्लाई कर दिया तो आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, साथ के साथ जब ऐप से परचेस करोगे तो और ज्यादा ये सस्ता हो जाता है। तो आप सिंपली ये करके आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। और आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।